वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नेपाल के वजीर आजम शेर बहादुर देउबा के बीच लिबनी में दो तरफा मुलाकात हुई है। दोनों लीडरों ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर और हिंद नेपाल के बीच मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग देने पर बातचीत की। इससे कबल वजीर आजम मोदी ने मायादेवी मंदिर में हाजिरी भी दी। राजस्थान के बांसवाड़ा में हुई रैली में राहुल गांधी ने मरकज की पॉलिसी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मरकज ने नोटबंदी और गलत तरीके से जीएसटी लागू करके मईशत को तबाह कर दिया है। राहुल ने दावा किया है कि यूएपीए ने मईशत को मजबूत करने के लिए कदम उठाए, लेकिन बीजेपी ने इन इक़दामात को तबाह कर दिया। राहुल ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी दो हिंदुस्तान बनाना चाहती है, एक दौलतमंदों और सन्नतकारों के लिए, दूसरा गरीबों, कबाइलों, पसमानदा और कमजोरों के लिए। आज हिंदुस्तान की दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो कहती है कि सबको जोड़कर चलना है, सबकी इज्जत करनी है, सबका इतिहास, सबकी संस्कृति की रक्षा करनी है, यह कांग्रेस पार्टी कहती है। और दूसरी तरफ बीजेपी जो बांटने का काम करती है, कुचलने दबाने का काम करती है, और जो आदिवासियों का जो इतिहास है, संस्कृति है, उसको दबाने और मिटाने के काम करती है। यह लड़ाई हिंदुस्तान में आज चल रही है। हम जोड़ने का काम करते हैं, वो बांटने का काम करते हैं। बीजेपी की सरकार ने हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस पर आक्रमण किया है। प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, इससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है नष्ट हो गई। और जो पहले यूपीए ने काम किया, अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को मजबूत करने का काम किया, नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। और आज हालत यह है कि देश में युवा रोजगार नहीं पा सकता है। गियानवापी मस्जिद में सर्वे का अमल मुकम्मल हो गया है। जराये के मुताबिक मस्जिद अहाते में मौजूद कुएं का पानी निकालकर वीडियोग्राफी की गई है। सर्वे के बाद हिंदू फरीक ने कई ठोस सबूत मिलने का दावा किया। ख्याल रहे कि अदालत ने 17 मई तक सर्वे काम मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था। कमीशन कार्रवाई संपन्न हो चुकी है। कमिश्नर महोदय को 17 तारीख तक कमीशन रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करनी है। कल रिपोर्ट दाखिल होगा, सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। फिर जिन जिन बिंदुओं पर वादी और प्रतिवादी ने इंगित किया, सभी के कहने पर, सभी के सुझाव पर कमीशन कार्रवाई हुई है। किसी कोई आपत्ति नहीं हुई वहां पर, सब संतुष्ट है कार्रवाई से। अब ये सब कमिश्नर महोदय रिपोर्ट में देंगे, अपने जो भी है रिपोर्ट में आएगा वो चीज। नहीं, कोई विवाद नहीं हुआ। सभी लोग सहमति से कमीशन संपन्न हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि हमारी कमीशन कार्रवाई आज समाप्त हो गई, बिना बाधा के हो गई, और आप शासन प्रशासन सबका भरपूर सहयोग रहा। विपक्षी भी सहयोग किए, जिसमें विशाल सिंह की अध्यक्षता रही। उनके सहयोग में अजय मिश्रा और संजय डाढ़ी बहुत अच्छा अपना नेतृत्व किए, निभाए, और बिना बाधा के कार्रवाई पूरी होने पर हम लोग प्रसन्न हैं। वाराणसी के डीएम ने कहा है कि रिपोर्ट अदालत में पेश की जानी है और रिपोर्ट के ताल्लुक से किसी भी तरह के दिए गए बयान की कोई अहमियत नहीं है। कमिश्नर के द्वारा सभी पक्षकारों को निर्देश दिए गए थे कि रिपोर्ट कोर्ट में 17 मई को पेश होगी, और तब तक कोई ये डिस्क्लोज ना करे कि अंदर क्या मिला है। लेकिन किसी ने अपनी निजी इच्छा से कुछ बताने की कोशिश की है, तो कोई भी उसकी जो पुख्ता, उसकी जो प्रमाणिकता, वो किसी के द्वारा भी प्रूव नहीं की जा सकती। कोर्ट और सिर्फ कोर्ट इस सूचना का कस्टोडियन है। अगर किसी भी पक्ष ने आपको ये बात बताई है तो ये उनकी निजी विचार हैं। इससे कोर्ट कमीशन की कार्रवाई का कोई लेना नहीं।
वहीं मस्जिद कमेटी ने सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में कल ज्ञानवापी मस्जिद पर समाअत होगी। ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुप्रीम कोर्ट कल अहम सुनवाई करेगा। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हन की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि शुक्रवार को मस्जिद कमेटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी और यह कहा गया था कि जो वहां की निचली अदालत है जिसने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया है उस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद में होने वाले सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन कल की सुनवाई बेहद अहम है क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की अहम सुनवाई करेगा। वहीं कल इस पूरे मामले में वाराणसी के निचली अदालत में भी सुनवाई होनी है, जहां पर यह रिपोर्ट देना है कि जो 3 दिन का सर्वे का आदेश दिया गया था वो सर्वे लगभग पूरा हो चुका है। तो अब देखना बेहद अहम होगा कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी तो ज्ञानवापी मस्जिद के मामले को लेकर क्या कुछ बड़े आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। कैमरामैन अंकित जैन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने बिल्डोजर सियासत पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में इन्हदामी कार्रवाई के तहत लोगों के घरों और दुकानों को मिसमार किया जा रहा है, वो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 80% तजावुज़ात है। केजरीवाल ने कहा कि बिल्डोजर एक्शन के खिलाफ आम आदमी पार्टी जदोजहद करेगी और इसके लिए अरकान असेंबली को जेल भी जाना पड़े तो जाएंगे। कह रहे हैं कि हम दिल्ली से सारा अतिक्रमण हटाने जा रहे हैं, जितना भी एनक्रोचमेंट है, इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, वो सारी हटाई जाएंगी। हम खुद भी अतिक्रमण के खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते कि एनक्रोचमेंट्स होनी चाहिए, हम नहीं चाहते कि इलीगल बिल्डिंग्स बननी चाहिए। 80% से ज़्यादा दिल्ली इलीगल या एनक्रोच्ड कही जा सकती है। तो एक प्रश्न उठता है कि क्या 80% दिल्ली को तोड़ा जाएगा? कोई कागज नहीं देखे जा रहे, बस बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये तो सही नहीं है। जहाँ पे इनका कहना है किसी ने नक्शे के इतर, जिन लोगों ने, किसी ने बालकनी थोड़ी बना ली, किसी ने एक कमरा अलग बना लिया, किसी ने इस किस्म के सारे पार्टली उन एनक्रोचमेंट्स को तोड़ा जाएगा। 63 लाख लोगों पे बुलडोजर चलेंगे। मैं समझता हूँ ये आज़ाद भारत का सबसे बड़ा विध्वंस होगा, सबसे बड़ा विध्वंस होगा। 15 साल से नगर निगम में बीजेपी का राज था। अब जब इनका कार्यकाल पूरा हो गया है, 18 तारीख को इनका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, आज 16 तारीख हो गई है, 2 दिन बचे हैं। 18 तारीख को इनका कार्यकाल पूरा हो गया। क्या इनकी नैतिक, इनके पास पावर है? आप चुनाव कराइए, चुनाव कराने के बाद जो नई एमसीडी बनेगी उसको निर्णय लेने दीजिए। हम दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि ये अतिक्रमण की और अवैध रूप से बनी हुई दिल्ली की समस्या को हम समाधान करेंगे। कच्ची कॉलोनियों को साफ सुथरा बनाया जाएगा, कच्ची कॉलोनियों को रेगुलराइज करेंगे, लोगों को मालिकाना हक दिलवाएंगे कच्ची कॉलोनी के लोगों को। वहां पे ऑलरेडी हम लोगों ने सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था कर दिया, साफ सफाई, उनको अच्छी कॉलोनी के रूप में विकसित किया जाएगा। झुग्गी वालों के लिए मकान बना रहे हैं हम लोग, टाइम लग रहा है। झुग्गी वालों के लिए मकान बना रहे हैं, झुग्गियों से भी मुक्ति दिलाएंगे दिल्ली को, उनके लिए मकान बनाएंगे, उनको इज्जत की जिंदगी देंगे। जिन लोगों ने थोड़े बहुत ऑल्ट्रेशन कर रखे हैं, ऐसे ऑल्ट्रेशन कर रखे हैं जिससे किसी को बाधा नहीं पहुंच रही। मान लीजिए किसी ने सड़क पे ऑल्ट्रेशन कर रखा, उससे तो लोगों को बाधा पहुंचती है। किसी ने रस्ते पे कब्जा कर रखा, उससे लोगों को बाधा पहुंचती है। ऐसे लोगों को मौका देके उनको हटाने के लिए कहा जाएगा। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हुआ छोटे से वक्फे का, बने रहे हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। जम्मू कश्मीर
एक उम्मीद, एक आस, जेके खास। देखिए पीर से जुमेरात दोपहर 2:26 पर सिर्फ न्यूज 18 उर्दू पर। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि चिंतन शिविर में पार्टी के अहिया के लिए तमाम पहलुओं पर गौर व खुश किया गया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की गौर व फिक्र के अच्छे नताज बरामद होंगे। Historically, when Samundar Manthan was held, Amrit came out of it. The manthan of thoughts and actions by the great Indian National Congress will now lead to a new transformation, not for the party alone, but for the country as a whole. Each Indian citizen needs to ask himself or herself, can hatred and division between Hindus and Muslims be the only answer or political discourse? The answer is clearly no. So we need to walk hand in hand and we need to rebuild a new India, an India of not only Mahatma Gandhi's dreams, but an India of your children's dreams, your young brother and sisters' dreams, an India which truly represents the 62% population which is below 40 years of age. Thank you. मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस के चिंतन शिविर को बेसूद करार दिया है। न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर अभी भी इंदिरा गांधी के दौर का सरूर है। वजीर मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ हैं। सर, कांग्रेस पार्टी ने चिंतन शिविर किया और भारत जोड़ो का नारा दिया और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। देखिए, मैं अब चिंतन शिविर से उनके क्या निकला क्या नहीं निकला, मुझे तो दिखता है कि खुदा पहाड़ निकले चुहिया वाली स्थिति है। लेकिन कांग्रेस पार्टी आज भी उसी सनक और सुरूर में मुतला है, फंसी हुई है, जिसमें कि जो कि इसकी सनक और सुरूर इंडिया इज़ इंदिरा और इंदिरा इज़ इंडिया की है। जो सनक सुरूर जो है कांग्रेस इस कंट्री, कंट्री इस कांग्रेस की है। तो अगर यही सनक और सुरूर लेकर के ये चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, तो इनका क्या होगा, इसका अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो फैमिली फ़ोटो फ्रेम में फ़िक्स पार्टी है, अगर उसको लगता है कि फैमिली फ़ोटो फ्रेम में फ़िक्स रहकर ही हम जो है वो देश में कोई बहुत बड़ा जो भला कर लेंगे देश का और अपना, तो वो संभव नहीं है। क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी एक ऐसी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गई है जिसका जो है अंदर कोई मोल नहीं रह गया, बाहर कोई भाव नहीं रह गया है। लेकिन फिर भी जो है वो अपना जो है वो पराक्रम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये खास तौर से राहुल गांधी ने माना कि एक जो कनेक्शन था जनता के साथ वो कांग्रेस पार्टी का टूट चुका है, उसे जोड़ने की ज़रूरत है। देखो भाई, जनता से कनेक्शन टूट जाए, अपर स्टोरी का कनेक्शन टूट जाए तो समझ में आता है। लेकिन जो है वो अगर आपकी निगेटिविटी भर जाए आपके अंदर, तो वो तो ठीक करना पड़ेगा। पहले कनेक्शन तो बाद में लग जाएगा। राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया कि मौजूदा समय में बेरोज़गारी है, रोज़गार नहीं मिल सकता। हाँ, ये तो मैं मानता हूँ कि बेरोज़गारी तो उनके अंदर है। उनकी पार्टी के नेता सब बेरोज़गार हो गए हैं, खुद वो बेरोज़गार रहे हैं। क्योंकि बिना सत्ता के कांग्रेस पार्टी रह नहीं सकती 1 साल 2 साल 1 महीने 2 महीने। तो बिना सत्ता के तो वो बेरोज़गार अपने आप को मानते हैं। हम तो सत्ता में भी रहे हैं, विपक्ष में भी रहे हैं और देश के लिए काम करते रहे हैं। लेकिन वो जो है वो सत्ता के बिना जो है वो जल बिन मछली जैसे हो जाते हैं। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को देश के लिए खतरनाक बता रहे हैं, कह रहे हैं मैं उनसे नहीं डरता। देखो, इनको जो है वो मोदी फोबिया है जो शुरू से। ये सुबह उठते हैं मोदी जी को कोसना शुरू कर देते हैं। अरे भैया, कोसो कोई किसको, कम से कम नरेंद्र मोदी जी ने जो परिवार के परिक्रमा की पॉलिटिक्स थी उसको परास्त करके परिश्रम की पराकाष्ठा से परिणाम ला करके दिखाया है। आप परिश्रम की पराकाष्ठा तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ उसका अगर गुर ले लेंगे तो आपका थोड़ा भला हो जाएगा। कैमरामैन कार्तिक के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना शहीद पुलिस कांस्टेबल रियाज अहमद की रिहाइशगाह पर पहुंचे और मुतासरीन से ताजियत का इजहार किया। ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों मिलिटेंटों के हमले में शदीद तौर पर जख्मी हुए पुलिस कांस्टेबल रियाज अहमद की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत वाक़ई हुई थी।
जो लोगों के दुश्मन है। वो नहीं चाहते कि यहां कश्मीर में अमन हो। ये जो हमारा हमसाया मुल्क है, ये नहीं चाहता कि कश्मीर के लोग सुख की सांस लें, यहां के बच्चे खुशहाली की जिंदगी जिएं। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो चाहते हैं कि कश्मीर में खून ही बहता रहे। वो उन लोगों की ये साजिशें हैं जो अमन के दुश्मन हैं, जो इंसानियत के दुश्मन हैं, जो अमन के और इंसानियत के कातिल हैं। ये उन लोगों की साजिश है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां गुना जिले के आरवन में शिकारियों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में 3 पुलिस एहलकारों की शहादत के तीसरे दिन भी शिकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई हुनूर जारी है। पुलिस की कार्रवाई में अब तक 4 शिकारियों को मारा जा चुका है, जबकि 2 शिकारियों के पैर में गोली मारकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दूसरी जानिब वजीर आला शिवराज सिंह सूबे में अमन और कानून को लेकर महकमे पुलिस के आला अफसरान के साथ मीटिंग की और शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत भी जारी की है। वजीर आला शिवराज सिंह ने शरपसंद अनासिर के खिलाफ कुछ इस अंदाज में कार्रवाई करने की हिदायत दी है। अपराधियों को नहीं छोड़ने का संकल्प है मेरा, और जितने फील्ड में बैठे हैं, एसपी हो, आईजी हो, कलेक्टर, कमिश्नर को उनको पूरे साथ देना है। इनको चिन्हित कर लो, ये शिकायत का कोई एक दिन नहीं होता। ये शिकारी हो, गोकसी करने वाले हो, जुआ सट्टा चलाने वाले हो, ड्रग्स का धंधा करने वाले हो, अवैध शराब बेचने वाले हो, क्रश कर देना इनको, क्रश। और एक बात और कह रहा हूं कि जिसमें दम हो वो रहे फील्ड में। मैं डीजीपी को भी ये कह रहा हूं कि एक बात देख लें, चर्चा कर लें, फील्ड में जो करके दिखा सके वैसे अफसर चाहिए मुझे। अब बात करेंगे कोरोना की। कोरोना के नए मामलों में बतदरीज कमी दर्ज की जा रही है। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 2202 नए मामलों की तस्दीक हुई, जबकि इसी अरसे में 27 मरीजों की मौत भी हुई। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक दिन में कोरोना से 2550 अफराद शिफायाब हुए। मुल्क में अब तक 191 करोड़ 37 लाख 34,314 टीके लगाए जा चुके हैं। लखनऊ गोमती नगर वाक़े सीएमएस चौराहे से अंबेडकर चौक तक सड़कों के किनारे हरे भरे पेड़ पौधे राहगीरों के लिए गर्मी में बड़ी राहत है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार नाम के इस शख्स की मेहनत, लगन और जज्बे की वजह से इस सड़क पर हरियाली है। वो न सिर्फ सड़क के किनारे पौधे लगाते हैं, बल्कि हर सुबह अपने घर से पानी भरकर इन पेड़ों के हरियाली और ताजगी बरकरार रखने की कोशिश भी करते हैं। डॉक्टर जितेंद्र कुमार नाम के इस शख्स की मेहनत, लगन और जज्बे को देखकर आसपास के पड़ोसी के कुछ लोग भी इस नेक काम में मदद करने के लिए आगे आए हैं। मित्रों, हम पिपुलखंड कल्याण समिति के लोग हैं और हम लोग करीब 1 वर्ष से सीएमएस के चौराहे से अंबेडकर के डिवाइडर के बीच में जो खाली जगह पड़ी है उसमें फूल लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, उनमें हर संडे पानी देते हैं और हमको बाल्टी लेके जाना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट हमको 1 पॉइंट दे दे तो हम आपसे वादा करते 6 महीने के अंदर सीएमएस चौराहे से अंबेडकर तक हम गुलदस्ता बना देंगे फूलों का। साइकिल पास उसके दोनों 2 फुट जगह छुट्टी है, उस सब में फूल लगा देंगे और ये सब हम काम बिना पैसे के अपने सहयोग से करेंगे। सरकार से हमको कुछ नहीं चाहिए। हम जो आर्टिकल 51 में सिटीजन्स की जो ड्यूटी है उसके तहत हम ये काम करते हैं और हम गवर्नमेंट से निवेदन करते हैं कि हमको सिर्फ एक पानी का पॉइंट दे दीजिए। इसलिए हम तमाम लोगों से भी कह चुके हैं, किसी ने हमारी ये बात नहीं सुनी है, तो हम लोग खुद बुजुर्ग लोग अपने हाथों में बाल्टियां लेके यहाँ पानी डाल रहे हैं और आपसे वादा करते हैं कि हम अपने कर्तव्य को निभाते रहेंगे। आइए हम सब लोग भी जितना बने अपने शहर को सुंदर और स्मार्ट बनाएं। थैंक यू वेरी मच। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरी पंडितों के एहतजाज को जायज करार देते हुए कहा कि ये लोग सरकार से सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में हालात बहुत खराब है
उन्होंने कहा कि सयाहों की आमद किसी भी सूरत में हालात बेहतर बनाने का अक्कासी नहीं हो सकती है। अनंतनाग में साबिक वजीर अब्दुलसलाम देवा के फर्जंद अब्दुल हया देवा के इंतकाल पर ताज़ियत के दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पीएचईडी हालात को बेहतर बनाने के लिए इंतजामिया को हर मुमकिन ताउन देगा। उनके हमरा डॉक्टर बसीर वेरी, एडवोकेट अब्दुल मजीद लारमी व दीगर लीडरान भी मौजूद थे। हम जो डंडूरा पीट रहे हैं कि टूरिस्ट आ रहे हैं, वो अमन की शक्ल नहीं है। लोग मारे जा रहे हैं, कोई पुलिस कांस्टेबल मारा जा रहा है, कोई कल देख लीजिए शोपियां में वो हाथ उठाए हुए है तब भी उसको गोली मार दी जाती है। कश्मीरी पंडित एहतजाज कर रहे हैं, कोई पत्थर नहीं मार रहे हैं। अगर कि गवर्नमेंट का बयान आया कि वो पत्थर मार रहे थे, मैंने आज तक किसी कश्मीरी पंडित को पत्थर मारते हुए नहीं देखा है। उन पर टीयर गैस चलाना और लाठीचार्ज करने की क्या जरूरत थी? वो क्या कह रहे हैं कि साहब हमें सिक्योरिटी दीजिए, हमें उन मुकामों पे रखिए जहां पे हम लोग सिक्योर हो। हमने गवर्नर साहब के सामने ये पेश किया और उनसे कहा कि इस स्थिति को बदलाने की कोशिश। पीजेडी का सवाल है, हम लोग सब उस चीज में आपके साथ देंगे जिसमें यहाँ अमन कानून जो है वो ठीक रहे। आसाम में 15 अजला में सैलाब की सी सूरत हाल है। अब तक 3 अफराद बारिश और इससे जुड़े वाकयात में हलाक हो चुके हैं, जबकि कई अफराद हुनूस लापता है। 56,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। मुतासरीन के लिए मुख्तलिफ अजला में 20 रिलीफ कैंप लगाए गए हैं। कछार, नौगांव और गोहपुर में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत व बचाव काम में मसरूफ अमल है। गोहारपुर में एक उम्र रसीदा खातून पानी की तेज लहरों की जद में आकर बह गई, जिसे वहां मौजूद एसडीआरएफ की टीम ने बचा लिया। दिल्ली एनसीआर समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में लोगों का गर्मी से बुरा हाल है। दिल्ली एनसीआर में गर्म हवाएं चल रही है। कल पारा 48 डिग्री के पार चला गया। हरियाणा के गुरुग्राम में भी 48 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड समेत कई रियासतों में गर्मी का कहर बरपा हुआ है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अभी लोगों को गर्मी से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में जून के दूसरे हफ्ते में मानसून दस्तक दे सकता है। दिल्ली की सड़कों पर हरे पीले ऑटो तो बहुत सारे दौड़ते हुए आपने देखे होंगे, लेकिन इन दिनों दिल्ली की सड़कों पर एक गार्डन वाला ऑटो भी दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, इस ऑटो के ऊपर चलता फिरता गार्डन बना हुआ है। जिस तरीके से दिल्ली में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में ये ऑटो जो है उसके ऊपर बना हुआ गार्डन लोगों को किस तरीके से ठंडक दे रहा है, राहत दे रहा है। तस्वीरों में आप मेरे पीछे देख रहे होंगे गार्डन वाला ऑटो, जिसके ऊपर बकायदा एक गार्डन बनाया गया है जो कि ग्रीनरी भी दिखा रहा है, और साथ ही साथ दिल्ली के तापमान में जिस तरीके से तेजी होती जा रही है, ऐसे में ऑटो में सफर करने वाले मुसाफिरों को ठंडक का भी एहसास दे रहा है। तो आज हम भी इस ऑटो में बैठकर देखेंगे कि किस तरीके से ये गार्डन वाला जो ऑटो है वो गर्मी में लोगों को राहत दे रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरीके से टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में ऑटो में सफर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस ऑटो की क्या खासियत है ये आज हम आपको दिखाएंगे, और किस तरीके से ये बढ़ते हुए टेम्परेचर में आपको राहत देगा। तो मैं भी इस ऑटो के पास पहुंच गई हूं, और ऑटो में जो ड्राइवर साहब है जिन्होंने की ये पूरा गार्डन बनाया है, महेंद्र जी, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो अब हम आपको इस ऑटो की खासियत दिखाएंगे। गर्मी का मौसम है, टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ आप देखें तो ऑटो में कूलर भी लगा हुआ है, पंखा भी लगा होगा, और आप देखें तो मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो दिखाएं आपको ऑटो के अंदर का नजारा कि किस तरीके से यहाँ पर पंखा लगा हुआ है जो गर्मी में राहत देता है, क्योंकि जब हम ऑटो में सफर करते हैं तो बहुत ज्यादा गर्म हवा का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में ये पंखा ठंडी हवा तो देता ही है, साथ ही साथ आपको 2 कूलर भी नजर आ रहे होंगे
घरों में तो हम गर्मी से बचने के लिए कूलर लगाते हैं।